हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स का दूसरा सेक्शन विच इज बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स। अभी तक हमने जो डिस्कस करा इट वाज बेसिकली द प्लेन मिरर, ऑल अबाउट प्लेन मिरर एंड द रिलेटेड फिनोमेना, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी थी वो हमने डिस्कस करी, वेलोसिटी, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है ना। आप वो देख सकते हैं ऑप्टिक्स 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए बच्चों, विच बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स। वेलकम टू माय चैनल सिस्टमैटिक फिजिक्स एंड स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट विद स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। तो ये स्फेरिकल मिरर्स बेटा जी होते क्या है, पहले ये देखते हैं। तो लेट्स एज्यूम दैट मैंने एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिया है। हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास समझता है, ग्लास का एक स्फीयर है, बॉल जैसी है, जो अंदर से बिल्कुल खाली पड़ी है, हॉलो स्फीयर कहलाता है, ठीक है ना। तो उस हॉलो स्फीयर में क्या करेंगे, हम सेक्शंस मारते हैं और उसमें से दो पोर्शंस ऑब्टेन करते हैं। यहां से भी मैं इसको काट रहा हूं, यहां से भी इसको काट रहा हूं, दिस इंडिकेट्स के मैं इसको काट रहा हूं, दिस इंडिकेट्स के मैं इसको काट रहा हूं। बात समझ में आ गई ना। तो ये सेक्शन ये बन गया और ये वाला सेक्शन ये बन गया। बात समझ में आ गई ना। तो ऑब्वियसली अब अगर आपको याद होगा तो हमने प्लेन मिरर में डिस्कस करा था कि जो प्लेन मिरर होता है उसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है और दूसरा सरफेस क्या, पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहां पे अभी तक अगर हम देखें, अभी यहां पे कोई पॉलिश नहीं लगी है तो हम इसको मिरर भी बोल नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं, ये पॉलिश हो गई बाहर से, और यू नो दैट ये पॉलिश किसकी होती है और क्या होता है हमने डिस्कस करा है। यहां से भी इसको पॉलिश कर देते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो अब ये मिरर्स बनते हैं, ये एक मिरर हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया। इन दोनों मिरर्स को मैंने बेटा जी ऑब्टेन करा फ्रॉम हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। बात समझ में आ गई ना। दैट्स व्हाई these mirrors are called as spherical mirrors। इनको हम क्या बोलते हैं, spherical mirrors। दैट मींस ये वाला और ये वाला जो ये मिरर है, they both are called as spherical mirrors। बात समझ में आ गई ना। spherical mirrors क्यों बेटा जी, because these mirrors have been obtained from hollow sphere of glass। इनको मैंने hollow sphere of glass से obtain करा है, that's why it's called as spherical mirror, या these are called as spherical mirrors। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए अगर हम spherical mirrors की डेफिनेशन लिखें तो बिल्कुल सिंपल, गौर से देखिएगा। spherical mirrors, those mirrors which have been obtained from hollow sphere of glass। वो मिरर्स जिनको हम कहां से ऑब्टेन करें बेटा जी, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है। अब देखिए जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, इनके टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है, गौर से देखिएगा, इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, गौर से देखेंगे, ये जो स्फेरिकल मिरर है यहां पे बना देता हूं, एक स्फेरिकल मिरर बेटा जी ये हो गया, और दूसरा स्फेरिकल मिरर ये हो गया आपके लिए, ठीक है ना। आप गौर से देखेंगे जो इसका बल्जड पोर्शन है वो नॉन पॉलिश्ड सरफेस है। दैट मींस यहां से पॉलिश नहीं है, अंदर से पॉलिश है। दैट मींस ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, इट विल एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन इसी पोर्शन पे होती है। जो पॉलिश्ड सरफेस के अपोजिट वाला सरफेस होता है ये वाला, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो मैं यहां से बोलता हूं दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आर स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मैं इस मिरर की बात करूं तो ये वाला है बेटा जी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड ये वाला क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। यहां देखेंगे तो ये वाला है पॉलिश्ड सरफेस। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं। अगर मैं इस वाले मिरर की बात करूं, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो होता है बेंट इन सरफेस। वो सरफेस जो अंदर की तरफ बेंट हुआ हो, और वो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो बल्जड वाला सरफेस होता है, जो बाहर की तरफ बल्ज हुआ होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा स्फेरिकल मिरर हो जिसमें जो इनर वाला साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो बाहर वाला साइड होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली पॉलिश्ड सरफेस होता है, ऐसे मिरर को हम बोलते हैं बेटा जी कॉनकेव। गौर से सुनिएगा, concave spherical mirror, concave spherical mirror। That means that type of mirror in which
द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्रॉम इनर साइड एंड द पॉलिश्ड सरफेस इज फ्रॉम आउटर साइड। बात समझ में आ गई ना? या दो सरफेसेस जिस पे रिफ्लेक्शन होता हो ऑन द इनर साइड, अंदर वाले साइड से क्या रिफ्लेक्शन होता हो, वही कॉल्ड एज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ गई ना? अगर हम इसकी बात करें जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा सरफेस है बेटा जी? विच इज बल्ज्ड आउट सरफेस, जो बाहर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसी पे रिफ्लेक्शन होती है। और अंदर वाला सरफेस क्या होता है बेटा जी? पॉलिश्ड सरफेस होता है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई मसला तो नहीं? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्वेक्स, दिस कॉल्ड एज कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और मिरर। बात समझ में आ गई ना? तो मिरर, स्फेरिकल मिरर से कितने टाइप्स होते हैं? मेनली दो होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कौन सा होता है? जिसमें अंदर वाले साइड से रिफ्लेक्शन होती है और बाहर वाला साइड जो होता है वो पॉलिश्ड साइड होता है। और कॉन्वेक्स की बात करते हैं, उसमें बाहर वाले बल्ज्ड वाले पोर्शन पे रिफ्लेक्शन होती है और अंदर वाला साइड क्या होता है? पॉलिश्ड साइड होता है। बात समझ में आ गई ना? कोई मसला तो नहीं? दूसरी डेफिनेशन हम इसमें आराम से बोल सकते हैं, आप गौर से देखिएगा। सही, अगर हम स्फीयर को इंटैक्ट दिखाएं, स्फीयर को इंटैक्ट दिखाएं, गौर से देखिएगा, तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले आप समझो फिर से। लेट अस सपोज ये एक सरफेस, ये एक स्फेरिकल मिरर है। बात समझ में आ गई ना? तो इसमें हम यहां से एक सेक्शन काटते हैं, गौर से देखिएगा, ये सेक्शन काट दिया मैंने, ये यहां से मैंने दूसरा सेक्शन काट दिया। बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गया वो वाला मिरर जो हम ऑब्टेन करने वाले हैं, वो वाला सेक्शन जो हम ऑब्टेन करने वाला है, और ये हो गया वो वाला सेक्शन जो हम ऑब्टेन करने वाले हैं। गौर से देखिएगा, ये जो स्फीयर है इसका सेंटर ये है, कोई मसला तो नहीं? ऑब्वियसली ये एक स्फीयर है तो इसका सेंटर भी होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर, ये इसका सेंटर है। बात समझ में आ रही ना? अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पॉलिश करता हूं अंदर से, गौर से देखिएगा, इसको पॉलिश कर रहे हैं अंदर से, इसको हम पॉलिश करते हैं बाहर से, ठीक है ना? तो ये स्फेरिकल मिरर्स बन गए ऑब्टेन करने पे। बात समझ में आ गई ना? ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आप गौर से देखिएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर एक ही साइड में है कि नहीं? जो ये वाला स्फेरिकल मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर है एक ही साइड से होता है। बात समझ में आ गई ना? अगर इसकी बात करें, ये सेंटर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट साइड में होता है, ठीक है ना? दैट मींस अगर सेंटर ऑफ स्फीयर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन अपोजिट साइड हो, तो ऐसे वाले मिरर को हम बेटा जी बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी, आप याद रख सकते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना? और अगर फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर एक ही साइड में, ऑन द सेम साइड, इट्स कॉल्ड एज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ गई सबको? कोई मसला तो नहीं इसमें? आना भी चाहिए, ज्यादा मसला है नहीं, ठीक है ना? दैट मींस ऐसे सरफेसेस जिनमें रिफ्लेक्शन होता हो ऑन बेंट इनसाइड, जो अंदर वाला सरफेस होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको कॉनकेव बोलते हैं। अगर बल्ज्ड वाले पोर्शन पे रिफ्लेक्शन होता हो तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। और अगर सेंटर ऑफ स्फीयर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ही साइड में हो तो कॉनकेव कहलाता है, ठीक है ना? अगर सेंटर ऑफ स्फीयर और रिफ्लेक्टिंग साइड किस पे हो, अपोजिट साइड्स में, तो क्या कहलाता है बेटा जी? इट्स कॉल्ड एज कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कोई मसला तो नहीं यहां तक? बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच बेसिकली टर्म्स एसोसिएटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स, जो इसके साथ टर्म्स एसोसिएट है वो देखते हैं। बात समझ में आ रही? अब देखिए, जब हम कोई भी मिरर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, अब आपको समझ में आया ही होगा, अगर मैं पॉलिश बाहर से कर दूं तो ये हो गया बेटा जी कॉनकेव वाला स्फेरिकल मिरर, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन होती है अंदर बेंट इन सरफेस पे होती है, ठीक है ना? तो बस इसका एक सेंटर होगा। ये सेंटर क्या होता है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं तो ये बेसिकली उसी स्फीयर का सेंटर होता है जिससे मैंने इस वाले मिरर को बेटा जी ऑब्टेन करा होगा, ठीक है ना? ये जो सेंटर होता है, सेंटर, ये इस मिरर का भी सेंटर होता है। दैट्स व्हाई दिस सेंटर इज कॉल्ड एज, बेसिकली इट्स कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली डेफिनेशन वी डिस्कस व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल सिंपल तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये उस वाले स्फीयर का सेंटर होता है जिससे हम इस वाले स्फेरिकल मिरर को ऑब्टेन करते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम वेयर दिस स्फेरिकल मिरर हैज बीन ऑब्टेन्ड, यानी कि जिस स्फीयर से मैंने इस सरफेस को काटा होगा, ठीक है ना, उसका जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम यहां लिख सकते हैं, इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर from where this
spherical mirror. SM stands for spherical mirror. Spherical mirror is obtained. जहां से इसको ऑब्टेन करते हैं, जिस स्फीयर से इसको ऑब्टेन करते हैं, उसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज डिनोटेड बाय सी. इट इज डिनोटेड बाय सी. इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करा. वो सेंटर जो स्फीयर का सेंटर होता है जहां से इस मिरर को ऑब्टेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? इट्स कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. बात समझ में आ गई? किससे डिनोट करता है? सी से. दूसरा देखिए, गौर से देखिएगा. दूसरी एक डेफिनेशन होती है इसमें विच इज बेसिकली कॉल्ड एज पोल. पी फॉर पोल. ये जो पोल होता है बेटा जी, ये बेसिकली होता है मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर. अगर मैं इस मिरर को नाम देता हूं mm डैश और इसका मैं मिड पॉइंट लोकेट करके वो पॉइंट दिखा देता हूं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पोल बोलते हैं. कोई मसला तो नहीं. तो हम दूसरी डेफिनेशन जो लिखेंगे यहां पे बेसिकली पोल. पोल क्या होता है? पोल होता है बेटा जी मिड पॉइंट ऑफ spherical mirror. इसको हम डिनोट करते हैं P से. इट इज डिनोटेड बाय P. बात समझ में आ गई आपको? अगर हम मिरर का मिड पॉइंट देखें तो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? इट्स कॉल्ड एज पोल. इसको डिनोट करते हैं P से. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं. तीसरी डेफिनेशन जो इसमें आती है, गौर से देखिएगा, which basically the third definition is radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ब्रैकेट में इसको R लिखते हैं क्योंकि हम इसको नोट करते हैं कैपिटल R से. कोई मसला तो नहीं. गौर से देखिएगा. अगर मैं इस मिरर की बात करूं फिर से, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं या इसको कंप्लीट करता हूं तो एक स्फीयर बन जाता है. आप गौर से देख सकते हैं. और यहां पे अगर मैं मानता हूं, समझ में आ रही है आपको? अगर मैं इस वाले सेंटर की बात करूं, इस सेंटर से लेके यहां इस पॉइंट P तक, ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये बेसिकली क्या होता है? अगर हम स्फीयर की बात करें तो आपको पता ही होगा ये सेंटर है. सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रा करो अप टू एंड, ठीक है ना, ये सब कहलाती हैं बेटा जी रेडियस. बात समझ में आ गई ना? तो इनको हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर. वही जो रेडियस ऑफ स्फीयर होती है ना, यहां पे उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? वी कॉल दैट एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. बात समझ में आ गई? दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन पोल and center of curvature is called as radius of curvature. बिल्कुल सिंपल है ये. गौर से देखिएगा, मैं इसको रब कर देता हूं. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर and it is the distance between pole of the mirror and center of curvature. ठीक है? It is noted by R. इसको हम R से डिनोट करते हैं. कोई मसला तो नहीं. तो तीन डेफिनेशंस. एक तो हमने देखा बेटा जी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ स्फीयर होता है. दूसरा हमने पोल देखा, मिड पॉइंट ऑफ मिरर. और तीसरा हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं. आप देखिए, मैं इसलिए इन चीजों को तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि 10th में आपने पढ़े हुए हैं, बस यहां पे रिपीट कर रहा हूं मैं. और ये बिल्कुल सिंपल है. इसमें 4th डेफिनेशन है, गौर से देखिएगा. दैट्स बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस. देखें, ये हो गया आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर. इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये हो गया बेटा जी आपको पोल यहां पे, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C यहां से. और ये मिरर हो गया बेटा जिसको नोट करते हैं mm डैश से. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एक स्ट्रेट लाइन जो पास होती हो फ्रॉम सेंटर और फिर निकलती हो पोल से. बात समझ आ गई ना? a straight line that passes through center of curvature and pole of the spherical mirror mm dash. ये जो लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से. इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं. तो हम यहां लिखे द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन that passes through imaginary straight line that passes through
that passes through C and P. You know C and P? C is center of curvature and P is pole of the mirror, ठीक है ना? It's called as principal axis. कोई मसला तो नहीं. दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. देखिए आराम से देखिएगा. अगर हम स्फेरिकल मिरर को ऐसे ले लें, गौर से देखिएगा, स्फेरिकल मिरर को ऐसे ले लें सच दैट ये जो पोल है बेटा जी, इफ वी टेक द स्फेरिकल मिरर सच दैट द पोल ऑफ द मिरर लाइज एट द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में. ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, हो गया एक्स एक्स डैश, बात समझ में आ गई ना. और ये हो गया बेटा जी वाई वाई डैश, इसको हम यहाँ पे ओरिजिन कहलाते हैं. अगर हम स्फेरिकल मिरर को प्लेस कर दे सच दैट ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो पोल होगा वो कहां पे लाई करेगा? एट द ओरिजिन 0,0. बात समझ में आ गई ना. तो जो बेटा जी उस टाइम एक्स एक्सिस होती है वही हम उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, वही हम कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. बात समझ में आ गई ना. इफ वी प्लेस द स्फेरिकल मिरर सच दैट द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ rectangular coordinate system, then the x axis represents your principal axis. तो वो x axis जो होती है ना वो बेसिकली क्या होती है? वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल है. अब देखिए ये बेसिकली एक स्फीयर हो गया बेटा जी, गौर से देखिएगा. इसमें हम एक सेक्शन काटते हैं, ये सेक्शन हो गया जो हम काटते हैं. सपोज इसको मैंने पॉलिश कर दिया यहां से, तो आपको पता है ये कौन सा मिरर हो गया? यस यू आर राइट, ये हो गया बेटा जी कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. बात समझ में आ गई ना. क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जड आउट सरफेस है. बात समझ में आ रही है ना. ये जो यहां से लेके यहां तक ये सरफेस है, गौर से देखिएगा, इसका अपना एक डायमीटर होगा, है कि नहीं? वो डायमीटर हम यहां से लेके यहां तक कंसीडर कर सकते हैं. ये जो हमने सेक्शन काटा फ्रॉम द स्फीयर उसका अपना एक डायमीटर हम कंसीडर कर सकते हैं. बात समझ में आ गई ना. वो जो उसका डायमीटर होता है उस वाले सेक्शन का जो हमने स्फेरिकल मिरर से ऑब्टेन करा होगा उसको हम बेटा जी बोलते हैं लीनियर अपर्चर. बात समझ में आ गई ना. तो क्या लिखेंगे? द डायमीटर ऑफ किसका डायमीटर? द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल mirror is called linear aperture. Linear, जो बेटा जी डायमीटर किसका होता है? स्फेरिकल मिरर का होता है. उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लीनियर अपर्चर बोलते हैं. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल है. अब देखिए ये हो गया एम, ये हो गया एम डैश, यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस होती है उसको हम डायमीटर कंसीडर करते हैं. कोई मसला तो नहीं, ठीक है ना. या इसको हम डायमीटर कंसीडर करते हैं. और इस डायमीटर को क्या बोलते हैं? द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज, इसी को हम लीनियर अपर्चर बोलते हैं. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल. अब देखिए अगर मैं इसी की यहां पे ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दूं व्हिच इज इमेजिनरी. अब देखिए जो ये लीनियर सेक्शन है, लीनियर अपर्चर है किसका? इस स्फेरिकल मिरर का. अगर मैं देखूं ये कौन सा एंगल सबटेंड करता है विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो थीटा होता है ना, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर. आप ऐसे याद रख सकते हैं ऐसे. दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर अपर्चर. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ये बिल्कुल सिंपल तरीके से द एंगल सबटेंडेड बाय लीनियर अपर्चर आर डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर विद द सेंटर. ठीक है ना. इसको क्या बोलते हैं? इसको एंगुलर अपर्चर बोलते हैं. इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. ठीक है ना. तो यहां मैं लिख दूं आपके लिए एंगुलर अपर्चर. एंगुलर अपर्चर थीटा से डिनोट करते हैं उसको. ये हम माइक्रोस्कोप्स में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वहां पे डिस्कस करेंगे एंगुलर अपर्चर क्या होता है. तो सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय लीनियर अपर्चर, the angle subtended by linear aperture with C stands for center of curvature, is called angular aperture. इसी को हम बेटा जी बोलते हैं एंगुलर अपर्चर. कोई मसला तो नहीं. लीनियर अपर्चर का मतलब डायमीटर होता है. ठीक है ना. डायमीटर किसका? उस वाले स्फेरिकल मिरर का जिसको हमने ऑब्टेन करा होगा फ्रॉम होलो स्फीयर ऑफ ग्लास. वो होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का डायमीटर नहीं होता है, इसका डायमीटर होता है. ठीक है ना. इसका डायमीटर हम कंसीडर करते हैं. ठीक. और वो जो एंगल सबटेंड करता है विद सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको क्या बेटा जी बोलते हैं? उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एंगुलर अपर्चर. कोई गड़बड़ तो नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. यहां तक हम आगे बढ़ते हैं. दीज आर बेसिकली द डेफिनिशंस एसोसिएटेड विद स्फेरिकल मिरर्स. कोई मसला तो नहीं. आप देखिए आराम से देखिएगा.
sign conventions associated with spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर्स के साथ एसोसिएट होता है साइन कन्वेंशंस। मैं आपको बोल दूं वो साइन कन्वेंशंस, एंड यू मस्ट नो दैट साइन कन्वेंशंस आर बेसिकली द रूल्स जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू डिस्कस वेरियस थिंग्स इन द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। उनको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज दे आर साइन कन्वेंशंस, दे हैव बीन सेट एज अ रूल। तो क्यों हम ऐसा करते हैं वो जानने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा करना है, ठीक है ना, वो याद रखने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब देखिए वर्सा, गौर से देखिएगा। These are basically the sign conventions which we have to follow, जिनकी मैं बात कर रहा था। पहली जो sign convention है, it's basically all the objects are to be placed on the left side of the spherical mirror। अगर ये बेटा जी spherical mirror है तो आपको ये हो गया लेफ्ट साइड, वो हो गया राइट साइड, तो आपको लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की जरूरत है। हो तो सकता है वहां से भी और यहां से भी है, लेकिन बाय कन्वेंशन आपको कहां रखना है, आपको लेफ्ट साइड में कंसीडर करना है। अगर फॉर एग्जांपल गौर से देखिएगा, अगर ये मिरर है तो ये लेफ्ट साइड, आपको ऑब्जेक्ट को यहां पे रखने की जरूरत है, वहां से आप नहीं रख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं। दिस इज फर्स्ट साइन कन्वेंशन। दूसरी साइन कन्वेंशन बेटा जी है कि अगर आपको स्फेरिकल मिरर में कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी हो तो वो कहां से आप मेजर करेंगे, वो आप पोल से मेजर करेंगे। बात समझ में आ गई ना? अभी मैंने बोला था आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर में द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ऑल्दो डिस्टेंस सेम होगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, न्यूमेरिकली दे विल बी इक्वल। बात समझ में आ रही ना? लेकिन ये रूल है कि हमें जब भी कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो कहां से मेजर करनी है, ये हमें मेजर करनी है फ्रॉम द पोल ऑफ द spherical mirror। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, the distances which are measured in the direction of incident light are taken as positive and vice versa, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर करते जा रहे हैं, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से और हम पोल से जब चलते हैं तो हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे वो नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही? अब फोर्थ जो इसमें है साइन कन्वेंशन वो ये है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे विच इज परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, यहां से परपेंडिकुलर होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर वो नीचे से परपेंडिकुलर हो तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। दीज आर बेसिकली सम रूल्स यू हैव टू फॉलो while doing any problem on spherical mirrors। मैं इसको डायग्रामेटिकली बना सकता हूं, आप पॉज करके इस चीज को आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, गौर से देखिएगा, मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं। ये बेटा जी हो गया आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अब तो ये याद हुआ होगा, जो इन वाला अंदर वाले साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यहां से रिफ्लेक्शन करता है which is towards the center of curvature, तो उसको हम बेटा जी क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ये हो गया बेटा जी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये हो गया बेटा जी आपका पोल P, ठीक है ना। ये मिरर हो गया mm डैश, ठीक है ना, और इसको हम लिख सकते हैं xx डैश। क्यों? क्योंकि if we consider, याद है ना, if we consider the mirror such that its pole coincides with the origin of rectangular coordinate system, then principal axis is x axis। बात समझ में आ गई ना? xx डैश भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल बात, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, कहां से, ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर देना है, लेफ्ट साइड में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया बेटा जी, दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना, ये करेक्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। अगर आप यहां से ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, क्या है, ठीक है, नो, इट्स बिल्कुल रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। आप राइट साइड में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर ही नहीं सकते। किसमें? स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है। कोई मसला, सर मैं रख दूंगा, आपको क्या है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको फॉलो करना है। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात है, कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी हो, जैसे मैंने अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मेजर किया, तो मैंने कहां से मेजर करना है, पोल से। मुझे यहां से यहां से स्टार्ट करना है और यहां की तरफ जाना है। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे जा सकता है। बात समझ में आ रही? पोल से स्टार्ट करना है, फिर या तो यहां की तरफ जाना है, यहाँ, ये डिपेंड करता है हमें क्या मेजर करना है। बात समझ में आ गई ना? All the distance are to be measured from the pole of the spherical mirror। तो कहां से स्टार्ट करना है? This is basically, यहां पे मैं इसको लिख दूं मेजरिंग पॉइंट, मेजरिंग पॉइंट, जहां से हम इसको मेजर, किसी भी चीज को मेजर करें, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करें, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, लेट्स सपोज दैट मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है, ये बेटा जी होगी इंसिडेंट लाइट। समझने की कोशिश, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, वी कॉल दिस एज इंसिडेंट लाइट। ये होगी बेटा जी आपकी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट,
ठीक है। लेट सपोज मुझे रेडियस को मेजर करना है, मैं यहां से मेजर करूंगा तो ऐसे जाऊंगा, ठीक है। जो ये डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही? ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आप गौर से देखिए। कहां से मेजर करना है? पोल से, एक कन्वेंशन है। और आप यहां की तरफ जा रहे हैं, जो मेजर करना है सेंटर तक जाना है, तो आप यहां से जा रहे हैं और इंसिडेंट लाइट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि यू आर गोइंग बेसिकली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो उसका मतलब ये हुआ, ये जो आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये क्या होगा बेटा जी? इट विल बी एज नेगेटिव। बात समझ में आ रही ना? अगर आप फॉर एग्जांपल कोई डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो इंसिडेंट लाइट की बात है, हम कंसीडर करते हैं, ऐसे कंसीडर करते हैं, ऑल्दो ये नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये इंसिडेंट लाइट यहां से जा रही थी, आप यहां से पोल से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां की तरफ जा रहे हैं। ये जो डिस्टेंस अगर ये x है तो इसको क्या मानना है? x इज पॉजिटिव। ये x डिस्टेंस थी, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस मैं x मानता हूं, तो ये बेटा जी क्या है? ये पॉजिटिव है, बिकॉज यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। कोई मसला तो नहीं? अब देखिए, लेट सपोज ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई यहां पे। लेट्स अज्यूम ये ऑब्जेक्ट है, ये परपेंडिकुलर है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन कहां से परपेंडिकुलर है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। उसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसकी हाइट को h मानता हूं, हाइट या h1 मानता हूं, ये क्या होगा बेटा जी? इट विल बी एस पॉजिटिव। यही तो हम बोल रहे थे कि इफ the distance is perpendicular to the principal axis in the upward direction then it's to be taken as positive। ये पॉजिटिव होगी, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दिस इज टू बी टेकन एज, जैसा अगर हम इसको h2 मानते हैं, दैट मींस h2 जो होगा बेटा जी, इट विल बी एज नेगेटिव, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन कहां से? ये नीचे से परपेंडिकुलर है, दैट मींस दिस इज नेगेटिव। मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे लेफ्ट साइड में, दैट्स व्हाई दिस इज ऑब्जेक्ट, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से स्टार्ट करेंगे आप। बस जब हम लेंसेज में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस, वहां पे आप याद रखेगा, वहां बस ये पॉइंट पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। दैट मींस वहां पे आप याद रखेंगे ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। अभी हम वहां नहीं पहुंचे, बस मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूं, पोल की जगह वहां पे लेंस ऑप्टिकल सेंटर बोल देना है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप मेजर करते हुए जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट आप इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर आप यहां की तरफ जा रहे हैं, लेट्स सपोज इंसिडेंट लाइट अपोजिट है, आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या है बेटा जी? इट इज बेसिकली नेगेटिव। अगर परपेंडिकुलर है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या है बेटा जी? पॉजिटिव। अगर परपेंडिकुलर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या है? नेगेटिव। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। दीज आर बेसिकली द साइन कन्वेंशंस यू हैव टू फॉलो। अब देखिए, ये मैंने इसलिए इसे जल्दी पढ़ा दिया क्योंकि हमें फोकस डिस्कस करना है, वहां पे हम ये इसका यूज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, हम फोकस की बात करते हैं। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? गौर से देखिएगा, ठीक है ना। लेट्स अज्यूम मैं पहले कॉनकेव लेंस लेता हूं, सॉरी कॉनकेव मिरर लेता हूं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ये हो गया आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ये हो गया बेटा जी पोल आपका, ये हो गया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने इमेजिनरी लाइन ज्वाइन की, ड्रॉ की यहाँ से एक्स एक्स डैश, तो दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस आपकी होगी। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना। ये सिंपल चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इंसिडेंट लाइट ऐसे दिखाए कि इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मेरी बात समझ आ रही ना। इफ इंसिडेंट लाइट इज सच दैट इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये रिफ्लेक्ट होती है बेटा जी, ये रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे सारी लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, कंडीशन ये है दैट दिस इंसिडेंट लाइट मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल होनी चाहिए किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उसका मतलब ये हुआ कि जब वो रिफ्लेक्ट होगी ये एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है ना, एक पॉइंट पे। इन केस ऑफ कॉनकेव, ये बेटा जी कॉनकेव है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना। In case of concave spherical mirror, if incident light is parallel to the principal axis after reflection, the reflected rays converge at a point। ये जो point होता है principal axis पे, इसको हम बेटा जी बोलते हैं principal focus।
होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच द इंसिडेंट लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिफ्लेक्शन कन्वर्ज। बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। आप इससे ज्यादा भी रेज दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये भी कहां आएगी बेटा जी? ये भी इसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। ये भी कहां आएगी? इसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है ना? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं, ठीक है ना? अब गौर से देखेंगे तो जब हम ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल देते हैं, ये सच में रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मीट करते हैं। बात समझ में आ गई ना? दैट मींस ये जो प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर होता है ना बेटा जी, ये होता है रियल पॉइंट। रियल पॉइंट मींस इट रियली एग्जिस्ट्स। इसकी एग्जिस्टेंस हम डिफेंड कर सकते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस को। बात समझ में आ गई ना? ये पॉइंट सच में प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं? तो मैं इसको यहां पे डिफाइन कर दूं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसमें बेटा जी? इन केस ऑफ कॉन्केव इट्स अ पॉइंट ऑन। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, ठीक है ना? जहां पे इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, कौन सी इंसिडेंट लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट करती है, कन्वर्ज करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। और ये पॉइंट इन केस ऑफ, गौर से देखिएगा, इन केस ऑफ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर दिस इज रियल पॉइंट। ये सच में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं? अब देखिए, जो डिस्टेंस होती है बिटवीन पोल एंड दिस प्रिंसिपल फोकस, इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? जो डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच में, डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच में, इसको हम बेटा जी बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो मैं यहां पे आपके लिए लिख दूं, आराम से देखिएगा। ये तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन थी, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। आप देखिए गौर से, जो डिस्टेंस होगी हम लिखते हैं फोकल लेंथ। क्या होता है? चलो फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ बेटा जी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन P and F. What is P बेटा जी? It is basically pole of the spherical mirror. And what is F? It is principal focus of the spherical mirror. इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? It's called as focal length. इसी को हम focal length बोलते हैं। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? ओके। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, ये इसमें क्या होता है? रियल पॉइंट होता है। गौर से देखिएगा, रियल पॉइंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? आप देखिए, अगर यहां पे मैं बोल दूं, आराम से देखिएगा, अगर मैं यहां पे बोल दूं कि ये जो फोकल लेंथ है बेटा जी, लेट मी क्लियर दिस हियर, ये जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ठीक है ना? तो गौर से देखिएगा, कहां से मेजर करना है बेटा जी? आपको पोल से मेजर करना है। और कहां की तरफ जाना है? टुवर्ड्स फोकस जाना है, क्योंकि फोकस ये है। गौर से देखिएगा, ये फोकस है आपका, ये फोकस है आपका, तो आपको पोल से फोकस की तरफ जाना है। अगर हम इंसिडेंट लाइट की बात करें तो हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन, ऑफ कोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मींस ये जो डिस्टेंस होगी ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? ये नेगेटिव होगी। दैट्स व्हाई जो फोकल लेंथ किसमें होती है बेटा जी? ये होती है किसमें? कॉन्केव स्फेरिकल मिरर में। ये क्या होती है? नेगेटिव होती है। दैट मींस हियर F in case of, important point है ये, F in case of concave spherical mirror is negative. ये बेटा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? बिकॉज वी मेजर इट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द पोल। जब हम पोल से इसको मेजर करते हैं तो हम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में जाते हैं, तभी ये नेगेटिव होता है। कोई मसला तो नहीं? अब देखिए, जब हम कॉन्वेक्स की बात करें, आराम से देखिएगा, जब हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स की, तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, SM स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल मिरर, बार बार मैं बोल रहा हूं। ये बेटा जी हो गया आपका, यस, दिस इज बेसिकली कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बेटा जी होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं? ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं एक्स डैश भी लिख सकते हैं, बोला मैंने बहुत बार। अगर हम इस केस में भी ऐसा ही करें, क्या करें? शाबाश। अगर हम इंसिडेंट लाइट ऐसे डाले, इंसिडेंट लाइट ऐसे डाले, इंसिडेंट लाइट ऐसे डाले, इंसिडेंट लाइट ऐसे डाले, कैसे? कि इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो इंसिडेंट लाइट है ना, ये हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। बात समझ में आ रही ना? तो जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है सरफेस पे, ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है? गौर से देखिएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। दे आर बेसिकली
दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। आप गौर से देख सकते हैं एक दूसरे से दूर जा रही है, ये भी क्या है, इट्स डाइवर्जिंग इन नेचर। गौर से देखिएगा ऐसे कि डाइवर्जिंग इन नेचर। तो अगर हम ऐसा मानते हैं यहाँ पे आंख लगा के देखते हैं, हम ऐसे ऐसे आंख लगा के देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं यहां से आई हुई है, ये कहीं यहां से आई हुई है, ये कहीं यहां से आई हुई है। आप आराम से इस डायग्राम को बना सकते हैं, ये कहीं यहां से आई हुई है, तो इसको यहाँ पे सी मानते हैं ताकि ये लगे अप्रोप्रिएट। बात समझ में आ गई ना? थोड़ी डायग्राम टेढ़ी बन गई, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना? मैं लिखने और डायग्राम बनाने में बहुत सक्षम नहीं हूं। बात समझ में आ रही? आप देखिए, तो ऐसा लगता है यहां से कि यहां पे कहीं मीट हो रही है, ठीक है ना, या यहां से कहीं से प्रिंसिपल फोकस किसमें, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में। तो पहली बात जो आपको समझ में आई, इस केस में ये रियल पॉइंट नहीं होता, ये वर्चुअल पॉइंट होता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? in case of concave spherical mirror, it's the focal point is not real point, it is virtual point। बात समझ में आ रही? ठीक। और किस पे लाई करता है? ये फोकस पे लाई करता है। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is a point on principal axis at which the incident light, which is parallel to the principal axis of the reflection, seems to be coming from। ये वही से लग रही है, आ रही है। बात समझ में आ गई ना? तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो मैं डिफाइन कर देता हूं, its point on principal axis, ठीक है ना, at which या from which of the reflection। बात समझ में आ रही है आपको? ये पॉइंट होता है किस पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है ये पॉइंट, ठीक है ना, जहां से आपको लगता है कि इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट होती है ना, रिफ्लेक्टेड रे, आई एम सॉरी, आप डायरेक्शन इसकी उल्टी बना दे, मैंने उल्टी बना दी, ऐसे ठीक है ना। तो जहां से लग रहा है आई है, ये ऐसा लग रहा है कि यही कहीं से आई है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। कौन सी वाली लाइट? ठीक है ना, जो इंसिडेंट लाइट पैरेलल होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जब रिफ्लेक्ट होती है, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। इट इज वर्चुअल पॉइंट। उसमें क्या होता है बेटा जी? ये रियल पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है? इट्स वर्चुअल पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, फिर से पोल से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। अभी डिफाइन किया हमने, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए, अगर हम देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, गौर से देखिए, कहां से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है। कहां की तरफ जाना है? हमें जाना है बेटा जी टुवर्ड्स फोकल पॉइंट। ये हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि इंसिडेंट लाइट भी वहां ही जा रही है, हम भी वही जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? f is positive in case of f is positive in case of convex spherical mirror। कॉन्केव में बेटा जी नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स में क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? उसमें ये रियल पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है? वर्चुअल पॉइंट होता है, लेकिन पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ। रीजन आपको आराम से समझ में आया होगा, पॉज करके आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए, देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन यस रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। उसको हम डिस्कस करेंगे यहां पे। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। सो लेट अस सपोज दिस इज हियर, मैं यहां पे लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन R एंड F। समझ में आया होगा नोटेशन? R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड F इज फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। ये बेटा जी हो गया आपका पोल, हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी, ठीक है ना। ये मिरर हो गया आपका, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mm डैश से। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। और कहीं बीच में हम यहाँ पे दिखा सकते हैं फोकस भी। गौर से देखिएगा, लेट अस सपोज दैट इंसिडेंट लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल में आ रही है, तो कहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी? ऑफ कोर्स यू नो दैट। कहां से बेटा जी? अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकल पॉइंट ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, एफ से। ये पॉइंट बेटा जी एफ हो गया। कोई मसला तो नहीं यहां तक? बिल्कुल ठीक है ना। और आपको मैंने प्लेन मिरर्स में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है स्फेरिकल मिरर्स में आपको मैंने सिखाया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं,
लाइन आपको ड्रॉ करनी है थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद अगर मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो ये क्या होता है बेटा जी, इट्स ऑलवेज नॉर्मल। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके मिरर पे गिरती हो, ये हमेशा क्या होती है बेटा जी, नॉर्मल होती है। ये प्रोसीजर है नॉर्मल ड्रॉ करने का, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं इस वाले एंगल को थीटा मानता हूं, ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। क्यों 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 क्यों, बोलो जरा शाबाश, क्यों? या बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो लॉ विल बी अप्लाइड। बात समझ में आ गई? ओके। अगर हम गौर से देखें तो ये और ये क्या, ये z बना रहा है, ये डॉटेड लाइन और अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ये z बना रहा है, ये थीटा, तो ये भी क्या हुआ बेटा जी, ये थीटा हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अगर ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, थीटा के अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड, ये साइड किसके बराबर बेटा जी, इसके बराबर, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये दो साइड्स बराबर हो गए, दो साइड्स जिस ट्रायंगल में बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं सर। हाँ एग्जैक्टली, यू राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ, ये थीटा इसके अपोजिट साइड, ये थीटा इसके अपोजिट साइड, थीटास आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। बात समझ में आ रही ना? उसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम यहां से वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन होती है ना, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद है? अरे बेसिक प्रॉपर्टी में है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, अगर आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, खाली परपेंडिकुलर नहीं होता, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है भाई जी। तो बिल्कुल सिंपल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया आपके लिए, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये हुआ, गौर से देखेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर, ये इसकी एज, तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस क्या लाएगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, दिस इज बेसिकली टोटल में इसको हम बोलेंगे आर, इसको हम लिखते हैं आर। यहां से लेके यहां तक क्या हो गया बेटा जी, आर। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा करा तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वर्टेक्स से डालेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कितना होगा यहां से लेके यहां तक, ऑब्वियसली ये होगा बेटा जी r/2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब साइड के कितने हिस्से, दो हिस्से हो गए, कोई मसला तो नहीं। ओके। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, मैं नाम देता हूं ये C है, इसको फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं PQR, लेट्स सपोज ये S है। बात समझ में आ गई ना? CFS, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इस ट्रायंगल को लेता हूं, गौर से देखिएगा, ये और ये, ठीक, ये आपका हो गया यहां पे बेटा जी क्या, परपेंडिकुलर हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, ये वाला साइड, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेटा जी कितना है, दिस इज r/2। आराम से देखेगा, r/2, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? तो आप यहां से CF तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। आपको कौन सा पैरामीटर दिया है, आपको r/2 दिया है, यानी कि बेस। आपको क्या निकालना है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है ना। या तो आप कॉस लेंगे या तो आप सेक लेंगे, तो हम कॉस थीटा लेते हैं, हम लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसको मैं x मानता हूं, यहां से लेके यहां तक जो हमें निकालना है, और ये है क्या बेटा जी, इट्स C, दिस इज C, दिस इज F एंड दिस इज S। तो हमें कौन सा साइड दिया है, SC दिया था, तो हमने वो r/2 के बराबर, ये x मान लिया हमने, ठीक है ना, cos थीटा, यस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि r/2 डिवाइडेड बाय x, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्लैक हियर्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखिए x किसके बराबर बेटा जी, इट्स इक्वल, यस, r/2 होल डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा बाय 1, तो बन गया x विल बी इक्वल r डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ थीटा। अरे उल्टा हो जाएगा ना रेसिप्रोकल में, तो क्या बनेगा, r/2, यहां लिख देते हैं, यहां देखिए, सो x विल बी इक्वल टू, यस, r/2 cos थीटा, 1/cos थीटा into 1/cos of theta, तो x will be equal to, yes, r/2 sec theta। ये बेटा जी x हो गया, ये यहां से लेके यहां तक हो गया x, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना?
आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है रिलेशन बिटवीन यस फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आराम से देखिएगा, ये बिल्कुल यहां तक क्लियर हुआ। x किसके बराबर r/2 sec थीटा, ये समझ में आ गया। इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए 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 जरा, कहां से लेके कहां तक फोकल लेंथ, यहां से लेके यहां तक बेटा जी हो गई ये फोकल लेंथ। आपको ये निकालनी है, बात समझ में आ रही? तो फोकल लेंथ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, PC। फोकल लेंथ निकालनी है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, PC, यहां से लेके यहां तक PC इट्स इक्वल किसके बराबर होगा, PF प्लस FC। PF प्लस FC, गौर से देखिएगा सर, ये तो निकल ही गया जो हमें निकालना था हमें कुछ और निकालना है। गौर से देखिएगा, PC विल बी इक्वल टू PF प्लस FC, कोई मसला तो नहीं। आप देखिए हमें बेसिकली चाहिए PF को यहां ही रहने देते हैं, PF इट विल बी इक्वल टू यस PC माइनस FC। बात समझ में आ रही ना? FC किसके बराबर बेटा जी, x, सो FC इक्वल टू x इक्वल टू r/2 sec थीटा, ठीक है ना। PC किसके बराबर, सेंटर से लेके पेरिफेरी तक, इट्स कॉल्ड एज रेडियस, अगेन इट्स कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर, क्योंकि ये स्फीयर है ना बेटा जी, ये तो रेडियस बन जाएगा। बात समझ में आ रही? तो उसका मतलब ये हुआ PF यानी कि PF किसके बराबर बेटा जी, इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू PC, व्हाट्स PC है, PC इज बेटा जी R। समझ में आ रहा है ना, R क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए माइनस FC किसके बराबर, x के बराबर, वो किसके बराबर बेटा जी, r/2 sec थीटा। गौर से देखिएगा, दिस इज बेसिकली द जनरल रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो आपने पढ़ा है वो इसका पर्टिकुलर केस है। बात समझ में आ रही है ना, जो आपने पढ़ा हुआ है ना 10th क्लास में, वो इसका पर्टिकुलर केस ही जनरल फॉर्मूला बन जाती है। वो जो फॉर्मूला मैं आपको बोल दूं वो किस चीज के लिए वैलिड है, वो आएगी या नहीं आएगी। गौर से देखिएगा, इसको मैं रब कर दूं बिल्कुल आराम से। दिस इज द जनरल फॉर्मूला बिटवीन यस फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए आराम से देखिएगा, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेज which fall on the spherical mirror। आराम से देखिएगा, एक तो होता है अगर हम ये वाला स्फेरिकल मिरर ले ले, ये बड़ा है, दूसरा ये छोटा वाला लेते हैं, ये वाला। ये बेटा जी इसका जब हम अपर्चर देखेंगे यानी कि डायमीटर देखेंगे, ये बड़ा है, इसका जो अपर्चर है वो छोटा है। बात समझ में आ रही ना, यानी कि ये दो मिरर्स है mm', इसका जो अपर्चर है वो बड़ा है, इसका जो अपर्चर है वो क्या है, छोटा है, इट्स ऑफ स्मॉल अपर्चर। तो करना क्या है, आराम से देखिएगा, जब हम इस बड़े वाले अपर्चर वाले मिरर की बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर की, ये हो गया आपका पोल बेटा जी, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस। इसको मैं हटा देता हूं, जो मैं दिखा रहा था ये मैं डायमीटर के तौर पे दिखा रहा था। गौर से देखिएगा, अगर मैं इस केस में जिसमें बड़ा अपर्चर होता है, इसमें ये रे इंसिडेंट रे दिखाता हूं, इसके और इसके बीच में काफी अच्छी खासी डिस्टेंस होती है। किसके बीच में, गौर से देखिएगा, बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस रे, ठीक है ना, देयर इज एप्रिशिएबल डिस्टेंस। ये जो रे होती है ना, इसको बोलते हैं बेटा जी मार्जिनल रे। मार्जिनल रे का मतलब वाह विच इज फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं उसको। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें भी बनाऊं, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्व, और मैं ये रे बना दूं, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लोज है ना बेटा जी प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसी रे को हम बोलते हैं, ऐसी रे को बोलते हैं पैराक्सियल रे, या पैराक्सियल रे। समझ में आ रही ना, पैराक्सियल रेज का मतलब होता है दोज रेज विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई मसला तो नहीं, ठीक है ना। Those rays which are very close to the principal axis are called as paraxial rays, and those rays which are very away, which are appreciably away from the principal axis, are called as marginal rays। ठीक, उसका मतलब ये हुआ, अगर हम अपर्चर बढ़ा लेंगे तो रेज जो आ रही है वो कौन सी रेज होगी, यूजुअली मार्जिनल रेज। अगर हम अपर्चर छोटा मानते हैं तो कौन सी रेज होगी, दे विल बी पैराक्सियल रेज। बात समझ में आ रही ना, कोई मसला तो नहीं, ठीक है ना। जब हम पैराक्सियल रेज की बात करते हैं, जो आपने फॉर्मूला पढ़ी है वो आपने पढ़ी है फॉर दीज रेज, you have to consider the aperture of the spherical mirror very small, then only you can say f is equal to r/2। बात समझ में आ रही ना। अगर आप ऐसा केस लेंगे, मार्जिनल रेज वाला केस लेंगे, उसमें f is equal to r/2 नहीं होता है, समझे क्या। तो उसका मतलब ये हुआ कि पैराक्सियल रे की बात करते हैं, पैराक्सियल रेज आर दोज रेज व्हिच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आर व्हिच पास वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इन दैट केस क्यों ऐसा होता है, गौर से देखिएगा, फॉर पैराक्सियल रेज, समझ में आ रहा है ना, कौन सी रेज, विच आर वेरी क्लोज द प्रिंसिपल एक्सिस,
जब हम देखेंगे ये जो एंगल बनाएगा ये हो गया इसका क्या, ये हो गया बेटा जी इसका, यस क्या हो गया, शाबाश, इट्स बेसिकली नॉर्मल, शाबाश। अगर हम एंगल बनाएं तो बिल्कुल छोटा बन जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। एंड आपको पता होगा व्हेन थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल sin थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल थीटा, बात समझ में आ रही ना, एंड cos ऑफ थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि जो एंगल बन जाता है ना ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री बन जाता है। cos 0 किसके बराबर? ये 1 के बराबर। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल ठीक है ना, आराम से ठीक है, कोई मसला तो नहीं। आप देखिए फिर से मैं बोलता हूं, यहां पे जब ऐसी कंडीशन होती है व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, sin थीटा आपने सुना होगा इट्स इक्वल tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल थीटा, ठीक है ना। और जब हम cos थीटा की बात करते हैं ऑलमोस्ट किसके बराबर? 1 के बराबर। जब cos 1 के बराबर तो sec थीटा भी किसके बराबर? इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही ना? किस वाली रे के लिए? पैराक्सियल रेज के लिए। व्हेन यू कंसीडर दैट द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस यू कैन से दैट थीटा इज वेरी स्मॉल एंड sec थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा? f विल बी इक्वल टू r माइनस r बाय थीटा इनटू 1। तो f विल बी इक्वल बेटा जी r माइनस r बाय 2 हो गया r बाय 2। तो उसका मतलब हुआ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन focal length and the radius of curvature in case of spherical mirrors when the aperture is taken as very small and the rays are considered to be paraxial, f is equal to r by 2। यही पर्टिकुलर केस हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे हम शायद बोल भी देते हैं कि जो अपर्चर मिरर का होता है ना वो स्मॉल है, तब जाके हम f is equal to r by 2 मानते हैं। अदरवाइज f किसके बराबर बेटा जी? r minus r by 2 sec of थीटा। अगर हम इस वाले केस में देखें तो थीटा की अगर हम बात करें, ये हो गया नॉर्मल बेटा जी, तो ये हो गई आपकी रे ऐसे, ठीक है ना। तो इस केस में जो थीटा होता है ना ये स्मॉल नहीं होता, ये बड़ा होता है। बात समझ में आ गई ना? तो आप इसको 1 के बराबर नहीं मान सकते, तो आपको फोकल लेंथ की अलग एक फोकल लेंथ का अलग एक वैल्यू आएगा। इट्स नॉट इक्वल टू r by 2 इन दैट केस। बात समझ में आ गई ना? तो किस केस में फोकल लेंथ r by 2 के बराबर है? when your mirror is very small, when your mirror is of very small aperture, when the rays are paraxial rays very close to the principal axis। बात समझ में आ रही है ना आपको? बिल्कुल सिंपल है ये। अब आपको समझ में आया होगा जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? r minus r by 2 sec थीटा। और जो यहाँ पे फॉर्मूला है ना फॉर पैराक्सियल रेज फॉर स्मॉल अपर्चर, f is equal to r by 2। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड r by 2 is f is equal to r by 2। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ, गौर से देखिएगा। हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं, आपको फिर समझ में आ ही जाएगा। गौर से देखिएगा कि ऐसा कभी होता है भी है, नहीं होता है, ठीक है ना। आराम से देखिए, ये आपका एक कॉनकेव मिरर हो गया बेटा जी, ये कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल आपका बेटा जी, और ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक सर, आप हो गया और हो गई व्हाटएवर, जो भी आप अच्छा समझे, ठीक है ना। तो यहां से बेटा जी हो गया आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका, अगर हम इसको मानते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां से आएगी? ये आएगी थ्रू फोकल पॉइंट। बात समझ में आ रही? अब देखिए, क्वेश्चन इज दैट ये जो डिस्टेंस है ये दिया है बेटा जी, डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है बेटा जी 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड फोकल लेंथ, फाइंड f का वैल्यू निकालना है। सर f is equal to r by 2, f is equal to, मैंने अभी पढ़ा r by 2 that's equal to 5 by 2 that's equal to 2.5, तो सेंटीमीटर। बिल्कुल गलत, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 3 सेंटीमीटर दी है डिस्टेंस बिटवीन रे एंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस दिस रे इज मार्जिनल रे, इट्स नॉट पैराक्सियल रे। अब गौर से देखिएगा, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे 3 सेंटीमीटर दिया है। ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर इन वैल्यूज, कंपेरेबल टू ईच अदर। बात समझ में आ गई ना? तो ये मार्जिनल रे है, ये कोई पैराक्सियल रे नहीं है, तो आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ये हो गया आपका थीटा, यहाँ पे ये थीटा हो गया। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ ऐसे। ये बेटा जी 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना? 3 सेंटीमीटर। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल रेज इज कांस्टेंट, तो ये 3 सेंटीमीटर। ये थीटा, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो आपको फॉर्मूला दी है f इज इक्वल टू r माइनस r बाई 2 sec थीटा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बिल्कुल सिंपल है ये, r माइनस r बाई 2 sec थीटा। तो उसका मतलब ये हुआ
कि अगर मैं सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो मुझे थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आराम से सेक थीटा का भी निकल सकता है। ये मैंने रेडियस यहां से लेके यहां तक रेडियस दिया है, व्हाट इज दैट 5 सेंटीमीटर, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया, तो ये ऑब्वियसली 4 बन गया। खुद ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हैं, एक साइड 3 दूसरा 5 और तीसरा क्या बन जाता है 4। इट इज फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट, कोई मसला तो नहीं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यूज करके आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। 25 माइनस 9 16 आ गया, उसका स्क्वायर बन गया बेटा जी 4, बिल्कुल सही। अब देखिए अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा किसके बराबर, सेक ऑफ थीटा, यस। कॉस होता है बेटा जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, करली ब्लैक हियर, उसमें क्या आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना बेटा जी 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय बेस कितना बेटा जी 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 5/4 cos sec थीटा। तो बिल्कुल सिंपल आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। आर कितना बेटा जी, इट्स 5 माइनस 5/2 इनटू sec थीटा, इट इज 5/4। बात समझ में आ रही है ना? तो f will be equal, yes it will be equal 5 minus 25 divided by 2 4s are 8। बात समझ में आ रही है ना? तो f will be equal 8 5s are 40 minus 25 divided by 8। बात समझी? तो इसमें से गया तो f will be equal 15 divided by 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। आपने क्या निकाला था 2.5, आप यहां देखिए 2.5 के बराबर नहीं है, इट्स लेस देन 2। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन है दैट विल बी ऑलवेज व्हाट, दैट विल बी ऑलवेज f is equal to r/2। इट्स ओनली पॉसिबल when the rays are paraxial, that means the aperture of mirror is very spherical, mirror is very small, in that case f is equal to r/2। otherwise you use the formula, what is that, f is equal to r minus r/2 sec of theta। बिल्कुल क्लियर है ना सब यहाँ तक? दिस इज बेसिकली द बेसिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा मेरे लेक्चर को। प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।